A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, dear viewers, assalamu alaikum. पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया और कि द प्रोबेबिलिटी द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटीज का प्रोबेबिलिटी थ्योरी। फिर प्रोबेबिलिटी किस तरह होती है सारा को डिस्कस किया, उनकी टर्मिनोलॉजीज, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा हमने सारा डिस्कस किए। अब मैं एक बात आपको बताता चलूं कि जब भी आप सैंपल पॉइंट्स, यानी कि आप कहते हैं आपने एक टास्क किया, आपके पास दो आउटकम्स आए, हेड एंड टेल, इनको लिस्ट करना सैंपल स्पेस के अंदर लिखना आसान है। आपने डाइस को रोल किया, डाइस क्या होता है? छक्का। डाइस को रोल किया, वी गेट 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनको लिस्ट करना सैंपल स्पेस के अंदर लिखना आसान है। When we toss 2 coins, we get 4 outcomes. We can easily list these 4 outcomes in a sample space. हम इन 4 आउटकम्स को, इन सैंपल पॉइंट्स को आसानी के साथ लिस्ट कर सकते हैं सैंपल स्पेस के अंदर। When we roll 2 dice, we get 36 outcomes. How many outcomes? 36 outcomes, sample points. Then list these outcomes, these sample points in a sample space easily. तो यहां पे इन sample points को अगर हम sample यानी कि हम एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाते जाएं, हमारे पास जो sample points हैं वो बढ़ते जाएं, तो then it is difficult to list them all in a sample space. जैसे कि हम 3 डाइसेस को रोल करते हैं, रोल करते हैं, then we get 216 possible outcomes. When we toss 5 coins, we get 32 outcomes. List them all are not easy in a sample space. यानी कि हमारे पास जो सबसे पहला जो सैंपल पॉइंट्स को काउंट करने का तरीका यूज हुआ था वो था ट्री डायग्राम। क्या था? ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम के अंदर हम सैंपल पॉइंट्स को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहां भी अगर एक्सपेरिमेंट को बढ़ाओ तो ये ट्री डायग्राम भी फेल हो जाता है। अब ट्री डायग्राम किस तरह काम करता है? लेट्स से हम 2 काइंस को टॉस करते हैं, फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस and final outcomes. First toss head tail, second toss head tail. We get 4 outcomes, head. We get head tail. We get tail head, tail. These are the 4 outcomes which we get from tossing up 2 coins using a tree diagram. इसी तरह अगर हम 2 coins को टॉस करें और साथ में एक डाइस को रोल करें, we get 24 outcomes. इस तरह head tail, फिर head tail. 2 टॉस हो गए, फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, और अगली दफा क्या किया? डाइस को रोल किया। अब डाइस को रोल किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब हमारे पास we get 24 outcomes. How? Head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6. इसी तरह head tail 1, head tail 2, head tail 3, head tail 4, head tail 5, head tail 6. फिर tail head 1, tail head 2, tail head 3, tail head 4, tail head 5, tail head 6. इसी तरह tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6.
अब यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाएं तो टी डायग्राम मतलब बहुत ज्यादा आपके पास एक खिचड़ी सी बन जाती है. देन वी हैव व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस आर वेरी लार्ज, व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस इज वेरी लार्ज, जब आपके पास सैंपल पॉइंट्स सैंपल स्पेस के अंदर काफी लार्ज हो, देन इट इज इनकन्वीनियंट टू लिस्ट देम ऑल, फिर हम इनको लिस्ट नहीं कर सकते सैंपल स्पेस के अंदर. देन वी हैव द फॉलोइंग रूल्स, द रूल्स फॉर काउंटिंग द सैंपल पॉइंट्स. सैंपल पॉइंट्स आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास जो आउटकम्स आते हैं, जो सैंपल पॉइंट्स आते हैं सैंपल स्पेस के अंदर, उनको काउंट करने के कुछ रूल्स हैं. क्या लिखेंगे आप? अब क्या होगा? रूल्स फॉर काउंटिंग दी सैंपल, रूल्स फॉर काउंटिंग दी सैंपल पॉइंट्स. जब आपके पास आउटकम्स या सैंपल पॉइंट्स को लिस्ट करना, सैंपल स्पेस के अंदर लिस्ट करना, ये इसके अंदर लिस्ट करना इनकन्वीनियंट हो, मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो, देन वी यूज द फॉलोइंग रूल्स फॉर काउंटिंग द सैंपल पॉइंट. सैंपल पॉइंट्स को डायरेक्ट हम काउंट करते हैं, डायरेक्ट हम काउंट करते हैं. उसके लिए कुछ रूल्स हैं. क्या है? रूल्स हैं. काउंटिंग द सैंपल पॉइंट्स, वी हैव रूल्स फॉर काउंटिंग द सैंपल पॉइंट्स. नंबर 1, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Number 2, rule of generalized rule of multiplication. Number 3, rule of permutation. Number 4, rule of combination. These are the 4 rules which are used to count the number of sample points in the sample space. Why we use these rules? अगर एक बंदा आपसे क्वेश्चन करे, एक टीचर आपसे क्वेश्चन करे कि why we use these rules, why we are not use the sample space in a set form, तो आप उसे कहेंगे सर हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारे पास जो सैंपल पॉइंट्स हैं उनको लिस्ट करना सैंपल स्पेस के अंदर difficult हो, then we use these rules to count the sample points directly. Rule of multiplication, generalized rules of multiplication. Number 3, rule of permutation. Number 4, rule of combination. Now we discuss these rules one by one is. अब हम इन रूल्स को one by one डिस्कस करते हैं, one by one डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सिंपल सी बात है, if an operation is occur in any one of k1 ways and the second operation is occur in any one of k2 ways, then the two operations occur in combined k1 cross k2. क्या मतलब इस बात का कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक दफा, उसके जो आउटकम्स आते हैं, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके जो आउटकम्स आते हैं, इन दोनों आउटकम्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट टोटल आउटकम्स. तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है वो अगर होता है k1 टाइम्स, दूसरा ऑपरेशन है वो अगर होता है k2 टाइम्स, देन टू एक्सपेरिमेंट्स अकर कंबाइनली k1 क्रॉस k2. अगर आपके पास तीन ऑपरेशन है, तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं, k1 टाइम्स, k2 टाइम्स, k3 टाइम्स, कंबाइन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटकम्स आएंगे, जो सैंपल पॉइंट्स आएंगे, दैट्स वो काउंट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? काउंट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल, आपके पास दो काइंस हैं, टू काइंस, सिल्वर एंड कॉपर। वी हैव टू काइंस, सिल्वर वन एंड कॉपर वन। सिल्वर पर दो आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल। कॉपर पर भी दो आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल। तो आपके पास दो आउटकम्स इसके हैं, दो आउटकम्स इसके हैं। इसका मतलब है K1 2, K2 2, देन 2 क्रॉस 2 4, यानी कि दोनों के जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 4 आउटकम्स होंगे। पहले एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं मल्टीप्लाई में दूसरे एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, वी गेट द टोटल आउटकम्स। सिमिलरली अगर आप कहते हैं टाइम को टास्क करते हैं, 2 आउटकम्स, डाइस को रोल करते हैं, 6 आउटकम्स, दोनों को कंबाइन करते हैं, 12 आउटकम्स। कितने आउटकम्स? 12 आउटकम्स। इसी तरह 4 काइंस को आप टास्क करते हैं, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 16 आउटकम्स। कितने आउटकम? 16 आउटकम, विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली अगर आपके पास वी हैव 2 काइंस एंड 1 डाइस, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 6 24। हाउ मेनी आउटकम्स? 24 outcomes when 2 coins are tossed and 1 dice is rolled. When 3 dice are rolled, 6 multiplied by 6 multiplied by 6 to 16. How many outcomes we get? According to rule of multiplication, 2 16 24. When 2 dice and 1 coin is tossed, we get 672. We get 72. Now अब यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है हमारे सामने। According to rule of multiplication, when operation is performed, अब जनरलाइज की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं हम? जनरलाइज की तरफ। किस तरफ? जनरलाइज की तरफ। Generalized rule of multiplication. If one thing can occur in K1 ways, and second thing occur in K2 ways, and third thing occur in K3 ways, and up to n thing occur in Kn ways, then the all things occur in K1 cross K2 cross K3 up to cross Kn। यानी कि आपके पास आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, K1 आउटकम्स, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, K2 आउटकम्स, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, K3 आउटकम्स, और आखिरी एक्सपेरिमेंट किया, n एक्सपेरिमेंट, Kn आउटकम्स। सबको मल्टीप्लाई करो, वी गेट द टोटल आउटकम्स। दिस इज द जनरलाइज्ड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जनरलाइज्ड रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि जितने भी आउटकम्स आते हैं यानी कि एक्सपेरिमेंट से उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, वी गेट द टोटल आउटकम्स। वी गेट द टोटल आउटकम्स। तो सो हियर वी डिस्कस two rules, rule of multiplication and generalized rule of multiplication. Now the third rule, next rule of permutation, या उसे कहते हैं permutation कहते हैं, rule of permutation। अब permutation क्या है? rule of permutation कहते हैं अरेंजमेंट्स को। अब आपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स हैं, उनको आपने अरेंज करना है। इनमें आप सारे ऑब्जेक्ट्स को भी अरेंज कर सकते हैं और इनके कुछ पार्ट्स, कुछ सारे ऑब्जेक्ट्स को भी अरेंज कर सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी आप अरेंज कर सकते हैं, यानी इनको अरेंजमेंट्स। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। आप एक ऑर्डर के लिहाज से चीजों को अरेंज करते हैं, ऑर्डर देते हैं, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन क्या है? रूल ऑफ परमुटेशन। ये भी रूल है किसके लिए? फॉर द काउंटिंग ऑफ सैंपल पॉइंट्स, फॉर द काउंटिंग ऑफ सैंपल पॉइंट्स। Rule of permutation is the used for to count the sample points in a sample space. Now we are interested in the sample space, the arrangements of a group of objects. अब हम ऐसे sample space के अंदर इंटरेस्टेड हैं जिस sample space के अंदर हमारे पास जो objects हैं, जो things हैं, वो उनके ग्रुप्स बने, उनके ग्रुप्स बने। A permutation is an arrangement of objects in a specific sequence. A permutation is an arrangement of R या
पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने चीजों को, सारी चीजों को अरेंज करें या पार्ट को, लेकिन इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। दिस इज आल्सो द रूल फॉर काउंटिंग द सैंपल पॉइंट्स। Permutation is the arrangement of objects in a specific sequence. या permutation is the arrangements of all objects या part of objects। अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं अरेंजमेंट्स की। लेट्स से we have three letters A, B and C। हमारे पास 3 लेटर्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B एंड C। इनको हमने अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। इनकी हमने अरेंजमेंट्स करनी है। हमारे पास पोजीशंस भी 3 हैं, ऑब्जेक्ट्स भी 3 हैं, तीनों को अरेंज करना है। तो हमारे पास कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे? हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती हैं? इनकी अरेंजमेंट्स क्या बन सकती हैं? A, B, C की 3 ऑब्जेक्ट्स में एक बन सकती है A, B, C, दूसरा A, C, B, तीसरा B, A, C, A, पांचवा C, A, B, A। 1, 2, 3, 4, 5, 6। These are the 6 arrangements which are possible for these 3 letters। 6 अरेंजमेंट्स हो गए हमारे पास। कितने अरेंजमेंट्स हो गए हमारे पास? 6। अब हम इस पर रूल को यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज करते हैं, जो पीछे हमने डिस्कस किया कि if an operation is occur in के 1 ways, दूसरा ऑपरेशन के 2 ways, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम now we apply the previous rule of multiplication on this example, on this arrangements। देखिए, याद रखें, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 पोजीशंस हैं, उनको फिल करते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 पोजीशंस। अब पहले पोजीशन को फिल करने के लिए कितने चॉइसेस हैं हमारे पास? 1, 2, 3। द फर्स्ट पोजीशन में बी फिल्ड in any one of 3 ways। पहली पोजीशन को आप 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं। कोई भी लेटर आप चूज करें, कोई भी लेटर आप चूज करें। पहले पोजीशन को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस। जब पहली पोजीशन फिल हो गई तो दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस रह जाएंगी? 2। विच 2 लेटर्स, कोई से भी 2, कोई से भी 2, मतलब आप चूज करें। दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस रहेगी? 2। पहले के पास 3 चॉइसेस, दूसरी पोजीशन के पास 2 चॉइसेस। अब रहेगी आखिरी पोजीशन, उसके पास कितनी चॉइसेस रहेगी? 1। यानी कि पहली पोजीशन फिल हो गई है, 2 लेटर्स रह गए। दूसरी पोजीशन फिल हो गई है, 1 लेटर रह गए। तो आखिरी पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास एक ही चॉइस रह गया। अब तीनों को कंबाइन करें, N1, N2, N3। 3 2 1 कितने हो जाएंगे? 6। According to rule of multiplication, we get 6 arrangements of these 3 letters when we have 3 positions and 3 objects। अच्छा जी, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जनरल एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से आप 3 दोस्त हैं, वो बाजार जा रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी आ गई आपके सामने। जब आप 3 दोस्त हैं तो आगे आपके पास गाड़ी के अंदर सिर्फ 3 सीटें खाली हैं, 3 पोजीशंस खाली हैं। तो जब पहली पोजीशन आप लोग फिल करेंगे तो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं। जब पहली पोजीशन फिल हो गई, पहला सीट फिल हो गया, तो देन वी हैव 2 चॉइसेस फॉर द सेकंड पोजीशन। देन वी हैव ओनली 1 चॉइस फॉर द थर्ड पोजीशन एंड वी गेट द कंबाइंड चॉइसेस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 चॉइसेस। हाउ मेनी चॉइसेस? 6 अरेंजमेंट्स, 6 वेज, 6 तरीकों से आप उन सीटों पर बैठ सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास रूम है, इस रूम के अंदर 4 खिड़कियां हैं और 1 दरवाजा है। जब आप बाहर से आएंगे तो आपके पास जो खिड़की से बाहर होने के कितने
ऑप्शन है आपके पास पहले से, यानी कि आपके पास 4, यानी कि आपके पास 4 और आपके पास चॉइसेस हैं। तो पहली चॉइस फिर होगी तो फिर आपके पास 3 चॉइसेस, फिर आपके पास 2 चॉइसेस, फिर आपके पास 1 चॉइसेस। तो 4 की 12 12 दूनी 24, यानी कि आपके पास अगर ए बी सी डी हो तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? 24 अरेंजमेंट्स बनेंगे। वेन 4 letters, 4 objects, 4 positions. Now we generalize this rule. Now we generalize. अगर हमारे पास n objects हैं, हमारे पास n objects हैं, when we have n objects and fill with n positions, अगर हमने n positions को n objects के साथ, हमारे पास कितने objects हैं? n objects हैं, n positions। हमारे पास अगर n objects हैं, n position, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं अरेंजमेंट्स को। अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n पोजीशंस हैं तो मेरे पास पहले पोजीशन को फिल करने के लिए कितने वेज हैं? n वेज हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई। जब पहली पोजीशन फिल हो गई है तो दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए कितने वेज रह गई? एक को माइनस कर दो, n-1। जब 2 पोजीशंस फिल हो गई है, तीसरी पोजीशन को फिल करने के लिए कितने वेज रह गए? n-2। चलते 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 अगर 3 2 and 1, आपके पास आखिरी पोजीशन को फिल करने के लिए ओनली वन वे। ये आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन बनती है। n फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। n objects, n position. The first position is filled with n ways, the second position filled with n-1 ways, and third position with n-2 ways, and the last position with only 1 way. And the combined arrangements n multiplied by n-1 multiplied by n-2 multiplied by up to 3 to 1. अब यहाँ पे आपके पास एक डिफिनीशन बन गई। क्या बन गई? एक डिफिनीशन बन गई, जनरलाइज डिफिनीशन। वो डिफिनीशन क्या है आपके पास? For any non-negative integer n factorial is defined as n बराबर n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपके पास एक डिफिनेशन बन गई। वो डिफिनेशन क्या है? अब जब आपने परमुटेशन को n ऑब्जेक्ट्स n पोजीशन को जनरलाइज किया फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये इसकी बात हो रही है। n फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज, क्या मतलब इस बात का? क्या होगा कि n फैक्टोरियल बराबर है n मल्टीप्लाई बाय n-1 n-2 अप टू 3 2 and 1। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ परमुटेशन हम किस तरह लिखेंगे? nPn, परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स n पोजीशंस n फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने पोजीशंस हैं। परमुटेशन आप किस तरह लिखेंगे? परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स n पोजीशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n मल्टीप्लाई बाय n-1 n-2 अप टू 1। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल करते हैं, हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है आपके पास? वी हैव 4 लेटर्स a b c d। अगर हम इनको अरेंज करके लिखें, अरेंजमेंट करें तो कितने बनते हैं? 24। अकॉर्डिंग टू दिस नॉन नेगेटिव इंटीजर हमारे पास एक थ्योरम बन गया। क्या बन गया? एक थ्योरम। वो थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर फर्स्ट। वो थ्योरम क्या है? The number of permutations of n objects is n factorial। थ्योरम क्या बन गया? The number of permutations of n objects is n factorial। We can write it as permutation की फॉर्म में nPn बराबर है n फैक्टोरियल। परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स n पोजीशंस n फैक्टोरियल
थ्योरम क्या है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज n फैक्टोरियल। अब ये थ्योरम भी आपके सामने आ गया, डेफिनेशन भी आपके सामने आ गई। अब जनरलाइज करते हैं। हमारे पास 4 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 4। तो क्या लिखेंगे आप? n फैक्टोरियल बराबर है 4 फैक्टोरियल, n की जगह 4। तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 एंड 1 24, या 4 minus 1 4 minus 2 4 minus 3 4 3 2 and 1। दिस इज द ये क्या है आपके पास? फैक्टोरियल। क्या है? फैक्टोरियल। द फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर n फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज n फैक्टोरियल। तो यहां हमारे पास थ्योरम है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज n फैक्टोरियल। हमने जनरलाइज कर दिया था कि हमारे पास अगर n है तो n पोजीशंस n ऑब्जेक्ट्स n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 n माइनस, अगर हम आगे मूव करते हैं दूसरी चीज की तरफ, वो है अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हो लेकिन पोजीशंस लेस हो। अगर आपके पास लेट्स से एक दूसरी किस्म है परम्यूटेशन की a b c एंड d, ये 4 लेटर्स हैं। इनमें से आपने दो सेलेक्ट करने हैं फॉर अरेंजमेंट्स। 2 लेटर्स की अरेंजमेंट्स बनानी है। तो क्या बनेंगे आपके पास? a b a c a d b a b c b d d a d c d d b d c a b a c a d b b a b c b d d a d b d c 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b a c a d b c। अच्छा जी, हमें यहाँ पे हमने b a b c b d c a, हमने c a नहीं किया अभी, c a c b c d, ये 12 अरेंजमेंट्स है। व्हेन आपके पास n कितने हैं? आपके पास 4 और आपकी पोजीशन कितनी है? 2। यानी कि यहाँ पे आप पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके पास n पोजीशन यानी कि n ऑब्जेक्ट्स r पोजीशन आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करें तो आपके पास जो जनरलाइज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बनता है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, यानी कि आपके पास पोजीशंस कम होगी, पोजीशंस आपके पास कम होगी आपके पास। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे एक दूसरा थ्योरम बनता है परम्यूटेशन का कि वो क्या बनता है आपके पास, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r पोजीशंस, n ऑब्जेक्ट्स एंड r पोजीशंस, तो क्या बनेगा आपके पास? n दैट इज n minus 1 n minus 2 n minus r plus 1 n minus r plus 1। अब यहाँ पे जो n minus r plus 1 है n minus r plus 1, अगर पहली पोजीशन को फिल करना है तो कितने वेज से करेंगे? r जब 1 करेंगे n बनेगा, r जब 2 करेंगे n minus 1 बनेगा। तो ये आपके पास n ऑब्जेक्ट्स r पोजीशंस, ये आपके पास जनरलाइज आपके पास आ गया फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसको अगर आप मजीद एक्सटेंड करें, मजीद आप एक्सटेंड करें, आपके पास क्या बनता है कि n into n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1। इसको एक्सटेंड करें n minus r minus 1, इक्वेशन नंबर a। अब इस इक्वेशन नंबर a को डिवाइड करें किस तरह? n into n minus 1 n minus 2 n minus r plus 1 n minus r minus 1 up to 3 2 and 1। अब इसको डिवाइड करें किस पे? n minus r minus 1 3 2 and 2। आपने इस पार्ट पर इसको डिवाइड किया, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर आपके पास बनेगा n फैक्टोरियल ये सारा, नीचे क्या बनेगा? n minus r फैक्टोरियल। यहाँ पे ये आपके पास दूसरा थ्योरम बन गया कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपके पास थ्योरम बन गया, द नंबर ऑफ permutations
of n objects taken are at a time. क्या होगा? NPR number of permutations of n objects taken r at a time. Number of permutation of n objects taken r at a time बराबर है n factorial n minus r factorial. अगर r n के बराबर है then n factorial. यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, r बराबर है n और r less than n. r बराबर है n then we use n factorial. अगर r n से लेस है यानी कि पोजीशंस कम है ऑब्जेक्ट से then we use this formula n factorial divided by n minus r factorial. तो यहाँ पे ये थ्योरम वाज़ेह हो चुका कि the number of permutations of n objects taken r at a time number of permutation of n objects taken r at a time NPR बराबर है n factorial n minus r factorial. यहाँ पे r क्या है? less than or equal to n. r क्या है? less than or equal to n. अगर r n के बराबर है then n factorial. अगर r n से लेस है then we use this formula. जिस तरह आपने किया n आपके पास 4 है, आप दो आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं then आप क्या लिखेंगे? NPR n factorial n minus r factorial. क्या होगा? n की जगह 4 p2 4 factorial 4 minus 2 factorial. ये बनेगा 4 3 2 1. नीचे 4 minus 2 2 factorial 2 is 1 4 3 12. कितने वेज बनेंगे? 12 वेज बनेंगे when r is less than n. तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरम को मैं इंशाल्लाह कल ये अगली वीडियो के अंदर दोबारा प्रूव करूंगा आपके सामने तफसील के साथ. तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़. कोई मसला कोई गलती हुई हो तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा. कहीं से मैंने मिस्टेक किया हो, कोई मुझसे गलती हुई हो तो उस वक्त तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़.